बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? ऑन विद अरशद भट्टी के नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जीआईटी से जान छूटती नज़र नहीं आ रही है और कई हफ़्ते गुजर गए, सिर्फ जीआईटी पे बात होती है। ना सिर्फ पाकिस्तान के हर मीडिया पर, आप अखबार को देख लें, आप टेलीविज़न को देख लें, आप सोशल मीडिया को देख लें, और फिर एक नई नई बात रोज़ाना नज़र आती है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनकी पूरी फैमिली, दोनों बेटे बेटी और उसके साथ साथ हमज़ुल्फ़ उनके, इसहाक़ डार साहब, तारिक शफ़ी साहब, और उसके बाद अगर देखें तो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा जनाब रहमान मलिक, वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब, चेयरमैन नैब, और बहुत से लोग जो हैं वो पेश होते रहे। शरीफ ख़ानदान का कोई भी शख्स जब पेश हुआ, चाहे उनके बेटे हों, चाहे उनकी बेटी हों, चाहे ख़ुद, उन्होंने कहा कि हमें यही नहीं पता कि हमारे ख़िलाफ़ इल्ज़ाम क्या है। और यही बात जो है नवाज़ शरीफ साहब ने आज फिर की। दुशंबे में थे, वहाँ वापसी पे जब आ रहे थे जहाज़ में, उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू कहते हैं या कह लीजिए कि उन्होंने कहा कि जिस वज़ीर-ए-आज़म ने एटमी धमाकों का बटन दबाया, उसके ख़िलाफ़ एहतसाब हो रहा है, उसका एहतसाब हो रहा है और जाली एहतसाब हो रहा है। और उससे पहले जब मरीम नवाज़ शरीफ ने जब अपनी पेशी के बाद जब वो बाहर आई थी, तो उनका ये कहना था कि बहुत से राज जो हैं नवाज़ शरीफ के पास हैं और आप मजबूर ना करें उन्हें इस बात के कि वो ऐसी बातें जो हैं वो बताएं जिसके बाद लोगों के लिए मुश्किल हो जाए। नवाज़ शरीफ साहब भी जब अपनी पेशी के बाद बाहर आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि बहुत सी बातें, बहुत से राज मेरे दिल में हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल बताना नहीं चाहता और उन बातों को वक्त आएगा तो फिर बताएंगे। इस पे अपोजिशन का आज जनाब खुर्शीद शाह साहब ने भी कहा कि आप बताएं तो सही कि क्या मामला है। चलें, ज़रदारी साहब को नहीं बताते, मुझे बता दें। मुझे नहीं बताते हैं तो आप मौलाना फजल रहमान साहब को बता दें। सेम इमरान खान साहब ने कहा कि आखिर ऐसी कौन सी बात है, कौन आपके ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है? क्या आर्मी साजिश कर रही है? अदलिया साजिश कर रही है? अब जो चीज़ें रिपोर्ट्स, मुख्तलिफ जो रिपोर्टर्स जो हैं रिपोर्ट्स बयान कर रहे हैं, उसमें अंदर की जो वाक़यात बयान करते हैं, अहमद नूरानी साहब की कुछ रिपोर्ट्स, फिर उमर चीमा साहब की कुछ रिपोर्ट्स, गो के लोग ये कहते हैं कि जियो जो है, ये जियो के लिए रिपोर्ट करते हैं। वैसे इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स भी हैं कि वो गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट करें, लेकिन अंदर की जो बातें पता चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे बहुत सी बातें ऐसी आई कि रिपोर्ट्स जो हैं वो कोई और लिख रहा है और उस पर सिग्नेचर्स जो हैं वो जीआईटी के अरकान करते हैं। और उसके साथ साथ उमर चीमा साहब ने जब डिटेल बताई कि अंदर वजारत दिफा के लोग, एजेंसीज़ के लोग जो हैं वो सारी चीज़ों को टेक केयर कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वो मामला सारे जो हैं वो आईएसआई को इसलिए दिए गए ताकि इसका टेक्निकली कोई चीज़ ना हो, लोग कोई चीज़ बाहर ना निकले। फिर ये बात तो अब लोग सवाल करते हैं कि जब अपोजिशन ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि हुसैन नवाज़ की तस्वीर जो है वो कहते हैं वजारत दाखिला ने लीक करवाई है क्योंकि उनके कंट्रोल में था। अब जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कंट्रोल तो वहाँ पे आईएसआई का है, तो फिर बातें तो लोग ज़ाहिर इस हवाले से करेंगे। तो इन मामलात को चाहे वो अनजाने में हो या जाने में, लेकिन हुकूमत अपना केस मजबूत इस हवाले से ज़रूर कर रही है कि उनकी इस हवाले से खासी जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से। लेकिन प्रॉब्लम ज़रूर है इस मामलात में कि तहकीक किस चीज़ की हो रही थी, कि क्या नहीं हुआ, और उसके बाद रोज़ाना जो है ये एक मजमा लग जाता है। जब भी पेशी के बाद कोई भी आता है वो एक अपनी पूरी तकरीर कर रहा होता है कि हमें तो अभी तक पता ही नहीं चल सका कि जी क्या इल्ज़ामात हैं। तो एक हद तक ये बात, उसको मेरा ख्याल है गवर्नमेंट किसी न किसी हवाले से इसको स्टैब्लिश इस तरह से कर रही है कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन अपोजिशन का मामला वही है कि मनी ट्रेल तो भाई किसी न किसी तरीके से ले आएँ, और मनी ट्रेल जो है वो नहीं आई है क्योंकि वाहिद जो मनी ट्रेल थी वो गवाह जो थे वो कतर के शहजादे थे जो नहीं आ सके हैं। और इतनी कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है न्यूज़ में भी कि जो जीआईटी की टीम है वो गई है कतर, दोहा गई है, लेकिन वो दुबई से वापस आ गई थी, नहीं गई थी, कोई चीज़ किसी भी हवाले से नहीं है। फिर प्राइम मिनिस्टर के बेटे जो हैं वो दोहा चले गए और वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ पे सैफ रहमान साहब जो दरमियान में कोऑर्डिनेट करवाते हैं वो भी वहाँ नहीं है, शायद पाकिस्तान के सफ़ीर भी वहाँ नहीं हैं, अगर ऐसी कोई मुलाकात थी तय। उसके बाद ये भी आज खबर मैंने पढ़ी कि हुसैन नवाज़ कतर से, दोहा से फिर वो लंदन चले गए हैं। तो ये सारी चीज़ें अनक्लियर हैं और 10 जुलाई का लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट में क्या आएगा। गवर्नमेंट लग ऐसा रहा है कि वो अगर कोई रिपोर्ट उनके ख़िलाफ़ आती है इसमें कोई भी तहकीकाती मामलात में, तो वो इसको रजिस्ट करेंगे और वो अपना मौक़ बनाने की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। इसका क्या अब गवर्नमेंट के साथ साथ इंटरनेशनली क्या असर पड़ेगा, मुल्क पे क्या असर पड़ेगा? स्टॉक मार्केट को आप देख लें, उसके बाद डॉलर की कीमत 108 हो गई। उसके बाद आज जब वज़ीर तिजारत हैं उन्होंने बैंक के जो हेड्स हैं उनसे मुलाकात की, 105 पे आ गया, लेकिन किसने ये मामला किया है वो भी कुछ समझ नहीं आ रही। तो ये चीज़ें मुल्क के लिए अच्छी नहीं हैं। जिसने कसूर किया है ज़रूर वो सामने आना चाहिए,
लेकिन एक जिस किस्म का मॉप रोज़ाना पहले इमरान खान साहब के जलसे हुआ करते थे और उससे पहले वो जो उनके धरने हुआ करते थे, पूरे पूरा दिन सारा दिन टीवी पे ये चीज़ें चला करती थी। आजकल जो है वो पेशी घर से शुरू होते हैं, पेशी जब शुरू हो रही होती है अंदर चले आते हैं, 2 घंटे लोग बाहर बैठे रहते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, उसके बाद लाइव। और उस पर कोई अच्छा अभी एक घंटे की कवरेज दिखाई जा रही है कि अभी मरीम नवाज़ साहिबा ने जो है वो पेश होना है। वो आई हैं, उन्होंने वेव किया और उसके बाद वो चले गए हैं अंदर जुडिशल अकेडमी में। इसके लिए एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। तो ये हिजानी सी कैफियत जो है पाकिस्तान में पिछले कई सालों से, मुझे तो लगता है कि 4-5 साल से यही मामला है, कभी अपोजिशन और कभी गवर्नमेंट, और उसकी आउटपुट नज़र नहीं आती। लेकिन एक चीज़ बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है कि इंसाफ होता जो है इस हवाले से नज़र नहीं आता। कोर्ट बेचारे क्या करें, जब उन पर प्रेशर्स होंगे तो वो क्या करेंगे। अब आप पहले अगर देख लें, मुशर्रफ साहब के हवाले से देख लें कि मुशर्रफ साहब किस तरह से बाहर चले गए। इससे पहले एनआरओ हो गया, जितने सियासतदान थे वो क्लीन हो गए, चाहे एमकेएम के थे या पीपल्स पार्टी के थे। नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा थे वो जो है एक मुआहदा करके वो बाहर चले गए। अब ये मामलात हैं कि अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहे ले आएँ, जिसको चाहे ले जाएँ। अब कौन लोग हैं, कौन सी इस्टेब्लिशमेंट है, फ़ौज, अदलिया, ये बातें मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के आम आवाम के लिए, जो आम आदमी है उसकी समझ से बाहर हैं। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है। अब अजीब-ओ-गरीब सूरत हाल है कि हुकूमत खुद दुहाई दे रही है कि जनाब हमें हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। तो आप उस साजिश को रोकने के लिए क्या आप कर रहे हैं। अपोजिशन कह रही है कि नहीं जी ये तो लोग तो बाज़ औक़ात इतनी कन्फ्यूजन होती है चीज़ों में कि इंसान सोचता है कि ये क्या हो रहा है और कौन क्या कर रहा है। इस चीज़ को यहीं पे ज़ाहिर है छोड़ते हैं जब तक इनके रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं। और लोग यही कहते हैं कि 10 जुलाई के बाद भी मामला जो हैं वो ठीक होने वाले नहीं हैं। ये नहीं है कि 10 जुलाई को फैसला हो गया तो उसके बाद फ़ौरन अमल दरामद हो जाएगा। कोर्ट क्या करती है, रिव्यू होता है या नहीं होता है, किसके हक़ में फ़ैसला आता है, गवर्नमेंट के हक़ में आए तब अपोजिशन जो है वो एहतजाज करेगी, खिलाफ आए तो हुकूमत एहतजाज करेगी। तो ये चीज़ लगता अभी है कि आगे चलने ही वाली हैं। अच्छा, आज मैं खबर पढ़ रहा था कि फ़्रांस में जो है पेट्रोल गाड़ियों पर पाबंदी लगाई जा रही है। अभी तो नहीं, विद इन नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स में भी 2040 में वहाँ पे पेट्रोल और डीजल से जो गाड़ियाँ चल रही होंगी उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी। बड़ा इनकलाबी कदम है और अभी से लोग जो हैं इस तरफ जो है वो उनका रुझान होना वो शुरू हो गया है। एक और ख़बर मैंने छोटी सी पढ़ी कि दुनिया में एक सल्तनत है, सबसे छोटी सल्तनत है, वहाँ की आबादी जो है वो 11 लोग जो हैं, टोटल उस सल्तनत में 11 अफराद पर मुश्तमिल है। तो छोटी छोटी बातें हम आपको पता कि अहाता किया करते हैं चीज़ों का। और घरों की सेल्स के हवाले से अगर हम बात करें टोरंटो में, जीटीए में, अगर पिछले अगर हम जून को कंपैरिजन करते हैं इस साल के जून से 37.3% जो है उस सेल्स में कमी आई है। लेकिन कीमतों में कमी इतनी जो है वो आती नज़र नहीं आ रही है। और शायद कहते हैं कि ये कूलिंग जो है सितंबर के ऑनवर्ड जो है चीज़ें मज़ीद बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। लेकिन हेजिटेट कर रहे हैं बायर्स और सेलर्स, और ख़ास तौर पे बायर्स वो इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद मज़ीद कीमतें कम होंगी। और सेलर्स जो लोग तो जिनके घरों में कुछ मसाइल हैं वो तो ज़ाहिर है सेल करने के लिए बेताब हैं। लेकिन जो कुछ देर रख सकते हैं घरों को, जिनकी माली सिचुएशन बेहतर है, वो मेरे ख्याल में अभी इस हवाले से इंतज़ार करेंगे। कराची का ज़िमनी इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया पीस 114 का, और एक दूसरे पे इल्ज़ामात जैसे लगते ही रहे हैं। पीपल्स पार्टी कहती है कि हम जीतेंगे, एमकेएम कहती है कि हम जीतेंगे, पीटीआई भी क्लेम कर रही है कि इस दफ़ा रिजल्ट जो है डिफरेंट आएगा। लेकिन ये बड़ा ज़िमनी इलेक्शन में लोग वैसे सीरियस इस हवाले से नहीं लेते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है वो जीत जाती है, बाज़ औक़ात जो है थोड़ा सा अपसेट भी हो जाता है। लेकिन इसके ऊपर लोगों की तवज्जो ज़रूर है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि एमकेएम लंदन और पाकिस्तान के मामले के बाद लोग अब देख रहे हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल बनेगी और पीपल्स पार्टी जो है वो क्या शहरों में कुछ कर सकती है। और जितने अच्छे वोट्स 2013 में पीटीआई ने लिए थी, वहाँ भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि पीटीआई के उम्मीदवार को इस दफ़ा क्या वोट मिल सकते हैं। थोड़ी सी बात क्रिकेट की कर लें। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच आज फर्स्ट टेस्ट शुरू हुआ 357 और फॉर 5 जो रूट के 184 रन हैं। और टेस्ट मैचेस का अपना मज़ा है और ये भी थ्रिलिंग से होते जाते हैं बाज़ औक़ात। अक्सर आपने देखा होगा, बहुत कम होता है कि वरना टेस्ट मैचेस के भी फैसले हो रहे हैं। और टेस्ट क्रिकेट पे रमीज़ राजा ने एक तजवीज़ दी कि 2 महीने मखसूस कर दी जाएंगे, उसमें सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही हो। इस तरह से अच्छे प्लेयर जो हैं वो तमाम भी जो है वो टेस्ट क्रिकेट जो है वो खेलेंगे। देखना इस तजवीज़ पे अमल होता है नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम की कारकर्दगी जो है अच्छी नहीं, 4 मैच हार गई हैं, 3 मैच अभी बाकी हैं। अब क्या पॉजिटिव, क्योंकि अच्छी टीमों से पाकिस्तान के सारे मैच ऑलमोस्ट हो चुके हैं, बाकी भी सारी अच्छी टीमें हैं। लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान अगले मैचेस में कुछ पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी बेहतर हो जाए।
तो चलिए जनाब, ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट था। सेकंड सेगमेंट में हमारे साथ अरशद महमूद साहब होंगे। मोज़ैक का नाम आपने सुना होगा यकीनन, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है, हर साल होता है, पिछले 12 साल से शायद तकरीबन हो रहा है। और इस दफ़ा तो बहुत अच्छे उसमें आर्टिस्ट भी आ रहे हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इस दफ़ा जो है वो देखने की तवक्को हम सबको है। तो उनसे इस हवाले से बात करेंगे। स्टे ट्यून, इस कमर्शियल ब्रेक के बाद प्रोग्राम में वापस आते हैं। ऑन एयर विद अरशद भट्टी में आपको एक बार फिर खुशामदीद। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। दुनिया में कहीं भी जो कौमें तरक्की करती हैं उनका कल्चर, उनकी सकाफ़त बहुत मजबूत होती है और उसको लोगों तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। कनाडा में हम कनेडियन हैं लेकिन हम पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन पहले कनेडियन हैं फिर पाकिस्तानी हैं। लेकिन यहाँ पे रह के हम अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें अगर यहाँ की कम्युनिटी को, यहाँ के लोगों को, क्योंकि ये एक मल्टी कल्चरलिज्म सोसाइटी है, तो इसमें अगर हम अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं तो बहुत बेहतर लगता है। लोग हमें अंडरस्टैंड बेहतर तौर पे कर सकते हैं, क्योंकि इकट्ठे ही रहना होता है। और जो लोग इस कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं वो भी यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मोज़ैक के नाम से सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी, साउथ एशियन कम्युनिटी, इवन कनेडियन कम्युनिटी वाकिफ़ है कि हर साल आप देखें सेलिब्रेशन स्क्वायर में बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होते हैं, सेलिब्रेशन होती है और उसके रूह रवां हैं अरशद साहब, अरशद महमूद साहब। और ये भी बड़ा मुश्किल होता है कि अपना नाम आप खुद जो है वो ले रहे हैं। खुशामदीद कहेंगे अरशद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा, वो कोई नाम पूछना है कोई आपसे कि आपका नाम क्या? जी मेरा अरशद। लेकिन आप किसी को इंट्रोड्यूस भी अरशद के तौर पे करवा रहे हैं तो थोड़ा सा जो हेजिटेट बंदा करता है कि मैं अपना नाम जो है तो वो आप यही समझ लीजिए कि इस सीट पे भी मैं ही मैं अपने हूं आप आपके को ही साथ। बता रहा हूँ। नहीं, शुक्रिया आपका। अच्छा, आपसे ज़ाहिर है हम बड़ा आपसे ताल्लुक़, आप माशाल्लाह से बड़ी एक्टिविटीज़ में नज़र आते हैं। मोज़ैक जो है वो आप कह लीजिए कि आपका एक बनाया हुआ पौधा है जो इतना बड़ा हो गया और अब माशाल्लाह से 12 साल इसको होने को आए हैं और बहुत तनावर दरख्त बन चुका है और सारी दुनिया को इसका पता है कि इस दफ़ा आप एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। बहुत थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बताइए, फिर मैं इस साल की बात करूँगा आपसे। ज़रूर अरशद, हिस्ट्री का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो तुमने जैसे अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि कौमों की सकाफ़त, उनकी हिस्ट्री, उनके रस्म व रवाज, उनकी गायकी, उनका मौसीकी, उनकी कल्चरल ट्रेडिशंस, ये कौमों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। तो हम जब कनाडा आए आज से 20 साल पहले, तो हमने ये सोचा कि कनाडा एक ऐसा मुल्क है जो मल्टीकल्चरल मुल्क है और यहाँ की सकाफ़त और यहाँ का कल्चर जो है वो डेवलप हो रहा है। उसमें सभी कौमें जो यहाँ पे आती हैं वो अपना अपना हिस्सा डाल रही हैं। इटालियंस ने अपना हिस्सा डाला, जर्मन्स ने अपना हिस्सा डाला, ब्रिटिश ने अपना हिस्सा डाला, स्कॉट्स ने अपना हिस्सा डाला। तो जब मैंने सोचा कि भाई साउथ एशियंस का और पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी कम्युनिटी, बंगाली, हमारा हिस्सा कहाँ है? तो हमारी जो अगली नस्लें होंगी, जब वो जवान होंगी और ऐसी पोजीशन में आएंगी कि हमसे सवाल कर सकें और अपनी आइडेंटिटी और अपनी पहचान को ढूंढने के लिए निकलें, तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? और जबकि हम बहुत ज़्यादा तादाद में, अगर हम जीटीए की बात करें तो बिल्कुल, हम जीटीए में तो बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, लेकिन इसके अलावा पूरे मुल्क में भी फैले हुए हैं। तो मोज़ैक का लफ्ज़ इसीलिए बनाया गया कि मोज़ैक फेस्टिवल बेसिकली इज़ अ विंडो, जिसमें से लोग बाहर के अंदर देख सकते हैं और अंदर के लोग बाहर देख सकते हैं। तो साउथ एशियंस के लिए ये एक लम्हा होता है ऐसा साल का जिसमें हम अपनी सकाफत और अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी तरफ उन लोगों के लिए जो साउथ एशियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ नहीं रखते, ये एक लम्हा होता है जिसमें वो साउथ एशियन कम्युनिटी की खुशी में शरीक हो सकते हैं, हमारे रस्म व रिवाज को अप्रिशिएट कर सकते हैं और उसमें से जो चीज़ उनको पसंद आए वो उसे अपना लेते हैं। अच्छा, इसमें एक तो आपकी ये सेलिब्रेशन 2 दिन या 3 दिन की होती हैं डिफरेंट वेज में, प्लस आप एक एग्जीबिशन भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपने इसको एक मिक्सर बनाया हुआ। देखिए साहब, बात यह है कि फेस्टिवल्स तो बहुत से होते हैं। अगर हम क्लासिफाई करना चाहेंगे मोज़ैक को, तो मोज़ैक एक मल्टी डिसिप्लिनरी आर्ट्स फेस्टिवल है। इसमें थिएटर भी कवर होता है, ड्रामा भी कवर होता है, विजुअल आर्ट्स भी कवर होता है। इसमें हर वो चीज़ जो विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंडर आती है वो सब कवर हो जाती हैं। लेकिन वो कवर ऐसे नहीं होती कि हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को आपने शेरवानी पहना के खड़ा कर दिया और कहा कि ये हमारी सकाफत है। सकाफत तो है, अच्छी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो टॉप ऑफ द लाइन, वर्ल्ड नोन, मोस्ट पॉपुलर नेम्स हैं जिनकी अथॉरिटी किसी शक व शुबे से बालातर है, उनको लेके आए। जैसे हम
जब हमने मौसीकी का प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए पहले हमने शफ़क़त अमानत अली ख़ान को बुलाया, जो पटियाला घराने के चश्मो चराग हैं, हमने रेखा भारद्वाज को बुलाया, हमने हर्षदीप कौर को बुलाया। यहाँ तक हालत हो गई कि जिन लोगों को हमने ब्रेक दी अपने फेस्टिवल में, लोकल कैनेडियन टैलेंट, दूसरे फेस्टिवल में वो हेडलाइनर बन जाते हैं। सही, बिल्कुल। तो एक अलुमनाई है हमारे वो लोग भी परफॉर्म कर चुके हैं जो कि ऑस्कर विनर्स हैं। तो हमारे म्यूजिशियन जो यहाँ पे परफॉर्म करके जा चुके हैं वो ऑस्कर तक जीत चुके हुए हैं। ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स मोज़ेक का हिस्सा होते हैं। और हमारे ऑडियंस जब आएगी मोज़ेक फेस्टिवल पे, तो जब मैं आपको इस साल के नाम बताना शुरू करूँगा कि इस साल कौन आ रहा है, तो यकीनन एक बहुत बड़ी तादाद। अच्छा, साल ब साल हमने देखा कि हर साल ये चीज़ें बढ़ती रहीं, लोगों की तादाद भी बढ़ती रही, लोगों तक ये चीज़ें पहुंचती भी रहीं, तो ज़ाहिर आप पे जिम्मेदारी बहुत सारी आयद होगी कि आप बेहतर जो है प्रेजेंटेशन करते रहें। इस साल पे फिर ज़ाहिर आते हैं ये सारा थोड़ा सफ़र होगा। इस साल कौन कौन आ रहा है? इस साल देखिए, पाकिस्तान से बुशरा अंसारी के नाम से कौन वाकिफ़? बिल्कुल, सब वाकिफ़ हैं जी। एक वेटरन हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में और बांग्लादेश में भी बहुत अच्छी तरह से जानी पहचानी जाती है। जो भी कहीं टीवी देखा जिसने, वो ज़ाहिर है जिसने टीवी देखा है उसको बुशरा अंसारी को पता है। और आज से नहीं, पिछले 40 साल से जो है। बिल्कुल, मैं 40 नहीं कहना चाह रहा था क्योंकि मैं उनकी उम्र की तरफ नहीं जाना चाह रहा। नहीं, वो देखें, एक तो एक मुहावरा है ना कि मतलब उम्र जो एज इज़ अ नंबर, बट वो देखने में भी आपको ऐसे ही है, ऐसी बात नहीं, माशाल्लाह सदाबहार जवान है वो। हाँ, तो बुशरा आ रही हैं पाकिस्तान से परफॉर्म करने के लिए। पाकिस्तान ही से एक और क्लासिकल गायक जो कि यूट्यूब में और बॉलीवुड में, अच्छा, उनको सबसे पहले पिक किया बॉलीवुड में ए आर रहमान ने। अच्छा, तो पहला गाना उनका ए आर रहमान की मूवी के साथ था। तो जावेद बशीर वेरी वेल क्लासिकली ट्रेंड हैं, जो कोक स्टूडियो देखने वाले हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पंजाबी, सूफी, कव्वाली, सूफी सॉन्ग और कमर्शियल सॉन्ग, वो तमाम गानों पे मुकम्मल महारत और दस्तरस रखते हैं। तो जावेद बशीर वहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इंडिया से कैलाश खेर एक बहुत बड़ा नाम है, बिल्कुल कोई शक नहीं। और उन्होंने बहुत अच्छे और बड़ा कह लीजिए कि बहुत से उन्होंने क्लासिकल को तो छोड़ा, लेकिन जो सूफियाना कलाम उनका कई बहुत ज़बरदस्त है, लोग बहुत पसंद करते हैं। मेरी ज़ाती पसंद भी हैं। और जब हमने एक सर्वे किया तो हमें समझ में ये आई कि 1000 से ज़्यादा इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स कर चुके हैं। पहला कॉन्सर्ट है उनका कनाडा में जो फ्री होने जा रहा है। हाँ, क्योंकि एक दफ़ा वो ज़ाहिर है पिछले दिनों हमने देखा था, उसमें कमर्शियली ज़ाहिर है सारे होते तो सारे कमर्शियल कॉन्सर्ट उन्होंने अब तक किए हैं। तो ये पहली अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि कैलाश खेर मिसिसागा में पहली मरतबा परफॉर्म कर रहे हैं। और उसके अलावा पहला फ्री कॉन्सर्ट है उनका नॉर्थ अमेरिका का, और अपने पूरे बैंड के साथ आ रहे हैं। 13 लोग उनके जो बैंड के हैं वो सब उनके साथ आ रहे हैं। तो डेट्स हमारी दवा होगी 11 और 12 अगस्त, 11 अगस्त और हफ्ता। वेरी गुड। तो ये सब हमारे आर्टिस्ट हैं। इसके अलावा इंडिया से हमारा एक बहुत पॉपुलर वर्ल्ड म्यूजिक का बैंड है मृगिया के नाम से। अच्छा। वो बैंड आ रहा है। उस एक चीज़ जो मज़े की हमें तो और दे रहे हैं, जिसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हाई कमीशन ऑफ इंडिया का, उनकी कोलैबोरेशन से ये हो रहा है। हमें एक ईस्ट ऑफ इंडिया में, साउथ ईस्ट इंडिया में, बंगाल के एरिया में एक डांस होता है, उसे छाऊ डांस कहते हैं, जिसमें वो मास्क पहन के बड़े कलरफुल किस्म के बहुत खूबसूरत एक रक्स होता है उनका। सही। वो पूरी टीम एक छोटे से गांव से, अच्छा, ईस्ट इंडिया के, वो आ रही है परफॉर्म करने के लिए। तो हमारी ओपनिंग सेरेमनी के साथ। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कनाडा 150, मैं ये समझता हूँ कि कनाडा 150 की सेलिब्रेशन तब तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक हम लोकल, नेटिव, कैनेडियन, इंडिजिनस के शुक्रिया अदा ना करें। तो अब के फेस्टिवल में हमारी जो ओपनिंग सेरेमनी है फ्राइडे को, उसके फ़ौरन बाद एक नेटिव कैनेडियन मोहाक टेरिटरी से ताल्लुक़ रखने वाले आर्टिस्ट स्टेज पर परफॉर्म करेंगे और हमें ब्लेसिंग्स देंगे मोज़ेक फेस्टिवल को और हमारी ऑडियंस को और पूरे मिसिसागा। अच्छा, 2 दिन का ये फंक्शन होता है, कैसे इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस को? मतलब ज़ाहिर है पूरे 2 दिन लोगों ने आना होता है, टाइमिंग्स भी होती हैं, इसमें शोज़ भी होते हैं, मेल में है, म्यूज़िक भी होता है, और बहुत कुछ, क्या कुछ और इसमें होने जा रहा है? कोई पता नहीं कैसे करते हैं, उसकी बात ये हो जाता है। नहीं, हकीकत तो यह है कि हमारी प्लानिंग, अभी फेस्टिवल ख़त्म नहीं होता तो अगले साल की प्लानिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि इसके लिए फंडिंग भी बहुत चाहिए होती है। मैं शुक्रगुजार हूँ, टीडी हमारा टाइटल स्पॉन्सर है पिछले 6 साल से और हमारे साथ है। उसके अलावा और भी ग्रीनिश कनाडा हमारा कम्युनिटी पार्टनर है। उसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट से फंडिंग आती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से फंडिंग आती है, सिटी मिसिसागा से फंडिंग आती है, मुख्तलिफ फाउंडेशन से फंडिंग आती है, और प्राइवेट फंड्स हम लोग जो सेल्स बूथ की करते हैं। तो इसमें वैसे भी तो मतलब इसके एक्सपेंसेस भी तो बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़ाहिर अब इतने लोग आ रहे हैं, फ्री आप कर रहे हैं, तो फंडिंग के बगैर तो ये मुमकिन भी नहीं है। बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और उसमें काबिल ज़िक्र बात यह है कि हम सब वॉलंटियर हैं।
मैं आज भी वॉलंटियर हूँ, अपनी ज़ात के लिए एक पैसा कभी फेस्टिवल से मैंने नहीं लिया। सही। मेरा पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, जो एक रिप्रेजेंटेटिव है साउथ एशियन कम्युनिटी का, वो पूरे का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वॉलंटियर है। लेकिन हम 200 से ज़्यादा फनकार पेश करते हैं हर साल। एवरीबडी गेट्स पेड, सही। एंड एवरीबडी गेट्स पेड मोर देन व्हाट आवर कारफैक रूल्स आर देयर। करते हैं, गुड। हर शख्स की पेमेंट होती है 200 से ज़्यादा फनकार। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ लोग इन्फॉर्मेशन लेना चाहते होंगे, कुछ लोग वॉलंटियर करना भी चाह रहे होते हैं, कुछ लोग पार्टिसिपेट भी करना चाह रहे होते हैं, तो कैसे कांटेक्ट करें आपसे? देखिए साहब, 3 चीज़ें हैं। अगर आपने तो ऑडियंस के तौर पे आना है तो हमारी वेबसाइट है www.mosaicfest.com। उस पर जाके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, अपडेट हो रही है आजकल में, तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लग जाएगी। जो लोग वॉलंटियर करना चाह रहे हैं, हमारी वॉलंटियर कॉल ऑलरेडी ओपन है। ठीक है। और हम हर साल 100 से ज़्यादा वॉलंटियर्स को वॉलंटियर आवर्स इशू करते हैं, गुड। जो हमारे फेस्टिवल में काम करते हैं। तो वॉलंटियर जो करना चाह रहे हैं वो भी वेबसाइट पे जा सकते हैं, mosaicfest.com। वॉलंटियर के पेज पे जाएं, ऑनलाइन फॉर्म है, उसमें वो वॉलंटियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जिनको मौका नहीं मिल रहा होता, टैलेंटेड होते हैं बहुत ज़्यादा। हमारा एक मैंडेट जो है वो हम लोकल आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं। ठीक है। तो इस साल हम लोकल आर्टिस्ट को जितने लोगों को रखना था वो रख चुके हैं। अच्छा। हमारी कॉल्स ओपन होती हैं हमारे सामीन के लिए और नाजरीन के लिए कि जनवरी और फरवरी के महीने में आप हमें कांटेक्ट कीजिए। इसी वेबसाइट के थ्रू हमें डायरेक्ट ईमेल आ जाती है। हमारी प्रोग्रामिंग कमेटी की मीटिंग मार्च में होती है और हम मार्च में ये तमाम एक्ट्स फाइनल कर देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा फेस्टिवल हम लास्ट मोमेंट तक पेंडिंग नहीं कर सकते। तो मार्च में हमें पता होता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। वही राइट। और इसमें लेकिन अभी भी लोग जो हैं वो नेक्स्ट ईयर के लिए आपसे जो है बिल्कुल। और दूसरी बात है, क्योंकि फ्री प्रोग्राम है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले जो आ जाएगा आगे चला जाएगा। इसमें कोई वो सिस्टम नहीं है, कोई सीटिंग नहीं है, कोई किस्म का चीज़ नहीं है कि लोग कोई वीआईपी अरेंजमेंट नहीं है, कोई सीटिंग नहीं है। हम सब बराबर हैं, एक जैसे हैं। मैं भी उसी कतार में बैठ के देखूंगा अगर मैं बैठ पाया, अगर काम से फुर्सत मिली आपको। देख बिल्कुल नहीं, आपके बड़े काम हैं। बिल्कुल। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अभी भी हमारे पास 2-4 जगह हैं वेंडर्स के लिए। तो जो लोग एक बूथ लगाना चाहते हैं खाने पीने का या कमर्शियल चीज़ों का, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगेन थ्रू दैट वेबसाइट, जी थ्रू द वेबसाइट कर सकते हैं। उसके अलावा वो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा सेल नंबर मैं दे देता हूँ, 416-388-9596। अरशद महमूद मेरा नाम है। राइट। थैंक यू वेरी मच अरशद भाई, आपके आने का। विश यू वेरी गुड लक, और हम उम्मीद है कि हर साल की तरह ये भी बड़ा कामयाब शो आपका। बहुत शुक्रिया अरशद, आपने बुलाया, आपने हमेशा सपोर्ट किया। पिछले 12 साल से आप सपोर्ट कर रहे हो, उस सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम जी जनाब। मोज़ेक जैसे बताया कि हम अपनी दुनिया दूसरों को दिखाना चाहते हैं, उनकी आंखें हमें किस तरह से देखती हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर अच्छी तस्वीर जाएगी तो हमारे लिए भी अच्छा है और हमारे आइंदा आने वाले लोगों के लिए अच्छा है। आप अपनी अच्छाइयाँ, आप अपनी अच्छी चीज़ें यहाँ लोगों तक पहुँचाएँ और उनकी अच्छी चीज़ों को अपनाएं। यहाँ जब हम रहते हैं कि मल्टीकल्चरिज्म, ये मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, बाज़ औक़ात हम बिल्कुल अपनी कम्युनिटी में शील्डेड होकर रह जाते हैं, इंटरेक्ट नहीं करते हैं दूसरी कम्युनिटी से, दूसरे लोगों से, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात हमें शिकायतें भी होती हैं। बाज़ औक़ात हम ये समझते हैं कि शायद हमसे ज़्यादती होगी। बिल्कुल बाज़ औक़ात ज़्यादती भी होती, लेकिन जब हम समझेंगे, जब लोग हमारे कल्चर को समझते नहीं हैं तो वो क्या डिस्कस करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप दूसरे लोगों को भी समझें, उनकी बात को भी सुनें और अपनी बात उन तक पहुँचाएँ भी, तभी चीज़ें जो हैं वो बेहतर तौर पर रिजॉल्व होती हैं। स्टे ट्यून, अगले इस ब्रेक के बाद आपसे एक और मेहमान से मुलाकात करवाएंगे। देखते रहिए टोरंटो 360 में ऑन विद अरशद। ऑन विद अरशद भट्टी में आपको एक बार फिर खुशामदीद। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। प्रोग्राम को क्लोज़ कर रहे हैं। अरशद महमूद साहब की बातें आपने सुनी। अगस्त में एक शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है, वक्त मिले तो ज़रूर इसमें आप शिरकत कीजिएगा, देखिएगा क्या कुछ होगा। अच्छा, मैं एक चीज़ सोच रहा था आज बात थोड़ी, आज थोड़ा सा हमारे सेगमेंट कम हैं, कुछ मेहमानों से आपका तारुफ़ करवाना था, मुलाकात करवानी थी। फॉर सम रीज़न लोग ज़ाहिर है मसरूफ़ियत रहती है, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में कुछ सियासी सूरत हाल पर मज़ीद बात करेंगे। उस वक्त तक चीज़ें भी जो हैं कुछ वाज़ेह हो जाएंगी। हम अक्सर देखते हैं जब बात करते हैं तो कि किससे काम करवाना है। आपने यहाँ लोगों से ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ मामलात रहते हैं, लेकिन हमें शिकायत ये होती है कि यार ये बंदा देसी है, इससे काम नहीं करवाना, देसी बंदे से काम नहीं करवाएंगे। इन दी एंड शायद एंड अप आप वहीं हो रहे होते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है बड़ा अजीब सा हो गया है कि अच्छा कोई किसी के ख़िलाफ़ भी बात हो या कोई बुरी बात भी हो तो वो कहता अच्छा देसी होगा इसलिए ये मामला हो गया। यानी अपनी कम्युनिटी के हवाले से कॉन्सेप्ट जो हैं वो अजीब से होते जा रहे हैं। कहीं कहीं हकीकत भी होती है, अपने एतमाद बाज़ औक़ात ज़्यादा एतमाद कर ले जाए तो उससे
ये मामलात भी हो जाते हैं, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। यही मामलात हैं कि यहाँ पे ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म दिखा के जो लोग बिजनेसेस भी करते हैं, जो ज़्यादा सर्विसेज में हैं, उनको भी अपनी कारकर्दगी अच्छी दिखानी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म दिखाना चाहिए, वादा जो कहें वो पूरा करें, चाहे वो किसी भी बिज़नेस के हवाले से हो। क्योंकि अब ये कॉन्सेप्ट अजीब सा होता जा रहा है, ख़ास तौर पे जो नौजवान बच्चे हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है वो अपने पेरेंट्स से देखते हैं, सुनते हैं, और उसका कॉन्सेप्ट जो बदल जाता है। बिजनेसेस, अपने बिजनेसेस को खुद जब तक आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे वो ग्रो नहीं करेंगे, ये बड़ा फ्लरिश नहीं करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और बिजनेसमैन को भी ये चीज़ बड़ी ज़रूरी देखनी चाहिए कि वो भी तमाम जो वादे या जो मामलात करें, अपनी प्रोफेशनल जो हैं वो चीज़ें दें, अपनी बेस्ट स्किल्स दें, ताकि लोग उनसे खुश हों। ये ना हो कि इन दी एंड ये मामला बढ़ता जाए, ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं फिर आगे बढ़ती रहती हैं, तो लोग फिर कहते हैं कि नहीं जी, देसियों के साथ तो हमने काम ही नहीं करना, हम किसी और से करवाएंगे। और बाज़ का ज़रूरी नहीं है, बाहर भी यही मामलात बाज़ औक़ात हो जाते हैं, वहाँ भी आपको ये चीज़ देखनी पड़ जाती है कि वहाँ भी आपसे धोखा हो सकता है। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है, प्रोफेशनली, स्किलफुली चीज़ों को करें ताकि लोग आपसे खुश हों, आपको बिज़नेस दें, और आप भी ग्रो करें, कम्युनिटी भी ग्रो करे। तो चलिए जनाब, हमें दीजिए इजाज़त। दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल हौसला भी को हारने की चीज़, एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़। हमारी आपकी मुलाकात होगी अब इंशाल्लाह मंडे के दिन रात 10 बजे। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द मौला।